एवीएस एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज से हम पॉलिटी की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पॉलिटी के जितने भी टॉपिक होंगे बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको समझाया जाएगा और इनसे रिलेटेड सभी नोट्स हम आपको स्क्रीन पर हैंड राइटिंग के थ्रू प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल एवीएस एजुकेशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आज का हमारा टॉपिक संविधान के बारे में है। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि संविधान क्या होता है। तो चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं, इसके बाद हम इसको डिटेल में बताएंगे। संविधान नियमों का एक ऐसा समूह जो किसी भी देश के शासन प्रणाली, न्याय प्रणाली तथा देश के सभी नागरिक और कर्तव्यों के लिए एक बराबर कानून व्यवस्था को रखता हो, उसे संविधान कहते हैं। तो इसको शॉर्ट में आप समझ लीजिए, संविधान एक ऐसा सिस्टम है जो देश के किसी भी नागरिक के लिए समान कानून रखता है। देश और राज्य की व्यवस्था चलाने हेतु जिस किताब का अध्ययन किया जाता है उसे संविधान बोला जाता है। इस पुस्तक में कुल 22 लेसन हैं, इसी को भाग बोला जाता है। तथा इसी पुस्तक में कुछ टॉपिक लिखे गए हैं जिसे अनुच्छेद बोलते हैं, इंग्लिश में इसे आर्टिकल बोला जाता है। संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या 395 है तथा संविधान में कुछ अनुसूचियां हैं, इंग्लिश में इसे शेड्यूल बोला जाता है, जिसकी संख्या 12 है। आइए पहले अनुसूचियां की परिभाषा देखते हैं। प्रशासनिक गतिविधियों द्वारा तथा सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियों को कैटेगरी वाइज जोड़ा जाता है, उसे अनुसूचियां कहते हैं। तो ये था इनसे जुड़े बेसिक कॉन्सेप्ट जिसको आप याद रखेंगे कि भारतीय संविधान में भागों की संख्या 22 है, अनुच्छेदों की संख्या 395 है तथा अनुसूचियों की संख्या 12 है। पहले यह 8 हुआ करती थी। संविधान के नियमों और कानून को ना फॉलो करने पर सबसे पहले पुलिस एक्शन लेती है। पुलिस जब भी कोई एक्शन लेती है वह आईपीसी इंडियन पिनल कोड के तहत लेती है। इंडियन पिनल कोड के तहत पुलिस किसी व्यक्ति के ऊपर धारा लगाती है जिसे इंग्लिश में सेक्शन बोला जाता है। आईपीसी धारा लगाने के बाद पुलिस केस को कोर्ट में भेज देती है जहां कोर्ट द्वारा धारा लगाया जाता है जिसे सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बोला जाता है। जब कोर्ट पुनः किसी कैदी को वापस पुलिस को सौंप देता है तो उसे पुलिस रिमांड बोला जाता है। पुलिस रिमांड कम से कम 14 दिनों का होता है। तो यह थी इसकी परिभाषा और बेसिक कॉन्सेप्ट। अब आइए हम इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपराध करता है तो सबसे पहले पुलिस आईपीसी के तहत एक्शन लेती है, उस अपराधी को पकड़ेगी, फिर उससे इंट्रोडक्शन लेगी, पूछताछ करेगी। अगर अपराध मामूली है तो उसे पूछताछ करके छोड़ देगी। अगर मामला संगीन पाया गया तो उसे 24 घंटे के लिए पुलिस हिरासत में रखा जाता है और उस पे उस केस से संबंधित आईपीसी के तहत धारा लगाई जाती है। 24 घंटे बाद उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास सौंप दिया जाता है, क्योंकि संविधान में यह नियम है कि किसी भी व्यक्ति को आप हिरासत में केवल 24 घंटे के लिए ही रख सकते हैं। इसके बाद उस अपराधी को जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है। इसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किया जाता है। इसके तहत अपराधी को जेल में रखा जाता है। संविधान में आर्टिकल 22 के तहत किसी भी व्यक्ति को पुलिस सिर्फ 24 घंटे के लिए हिरासत में रख सकती है। इसी कारण पुलिस की मजबूरी होती है कि वह 24 घंटे बाद अपराधी को कोर्ट में जज तक सौंप दे और कोर्ट उसे जुडिशियल कस्टडी के तहत जेल में डाल देती है। इसका मालिक जेलर होता है। तो अब बताइए, 24 घंटे में पुलिस किसी अपराधी को पकड़ेगी, उससे पूछताछ करेगी, उसके बाद उसे कोर्ट में भी सौंपना रहता है। अगर अपराध बड़ा है तो पुलिस उसकी जांच करेगी और जब उसका सबूत मिलेगा तो अब वह क्या करेगी, क्योंकि अपराधी तो जेल में है। तो पुलिस अब कोर्ट में जज साहब से अपील करेगी कि जिस अपराधी को हमने सौंपा था उससे पूछताछ करने के लिए हमें रिमांड चाहिए। जज साहब के आदेश के बाद उस अपराधी को 14 दिनों के लिए पुलिस कस्टडी में भेजा जाता है। इसी को पुलिस रिमांड बोला जाता है। तो किसी भी आपराधिक मामले में सबसे पहले पुलिस आईपीसी के तहत एक्शन लेती है, उसके बाद इंट्रोगेशन करती है यानी पूछताछ, उसके बाद कस्टडी यानी हिरासत में लेती है, उसके बाद अरेस्ट करती है यानी उसे गिरफ्तार किया जाता है। इसके बाद कोर्ट द्वारा उसे जुडिशियल कस्टडी यानी जेल भेजा जाता है। इसके बाद पुनः पूछताछ के लिए उसे पुलिस रिमांड में भेजा जाता है। चलिए अब हम अपने टॉपिक की ओर वापस चलते हैं जिसमें हम अनुसूचियां के बारे में आपको बताने वाले हैं। संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या 12 है जिसको हम बारी बारी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अनुसूची 1 को देखते हैं।
अनुसूची एक क्या कहती है? अनुसूची एक कहती है भारत राज्यों का संघ है। संघ का अर्थ सभा या समुदाय होता है, यानी हम बोल सकते हैं भारत एक प्रकार से राज्यों का समुदाय है जिसमें कुल 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। संघ में एक बार शामिल होने के बाद आप इससे बाहर नहीं निकल सकते। अनुसूची 2 इसमें वेतन से संबंधित चर्चा है। अनुसूची 3 इसमें शपथ से संबंधित चर्चा किया गया है। आइए देखते हैं अनुसूची 4 क्या कहती है। राज्यसभा में किसी राज्य को कितनी सीटें दी जाएंगी, यह अनुसूची 4 में वर्णन किया गया है। अनुसूची 5 इसमें ST/SC के लिए कुछ विशेष प्रावधान हैं। इसमें कई प्रकार की छूटें दी गई हैं। जब अनुसूची 5 को आप डिटेल में पढ़ेंगे तो उसको वहाँ से आप समझ पाएंगे। जैसे शिक्षा संबंधित छूट, आयु संबंधित छूट, इनको प्रदान किए गए हैं। चलिए अनुसूची 6 देखते हैं। इसमें पूर्वोत्तर पिछड़े राज्य के विकास के लिए अलग से प्रावधान किए गए हैं। आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम ये सब पूर्वोत्तर पिछड़े राज्य में आते हैं, तो आप इनको याद रखेंगे। इसको याद रखने के लिए आप एक शब्द याद रख सकते हैं, ATMM, एटम। A से आसाम, T से त्रिपुरा, M से मिजोरम, M से मेघालय। तो ये 4 राज्य भारत की पूर्वोत्तर दिशा में आते हैं। आप मैप में देख भी सकते हैं। यह काफ़ी पिछड़े हुए प्रदेश हैं। इनको बढ़ावा देने के लिए आप अनुसूची 6 को डिटेल में पढ़ेंगे तो उसके बारे में आपको पता चलेगा। चलिए अब अनुसूची 7 के बारे में देखते हैं। अनुसूची 7 इसमें शक्ति का विभाजन, जिसमें भारत को संघात्मक व्यवस्था बताया गया है। आइए पहले जानते हैं संघात्मक क्या होता है। संघात्मक इसका अर्थ है केंद्र सरकार बड़ी शक्तियों को अपने पास रखती है और छोटी छोटी शक्तियों को राज्य सरकार को दिया जाता है। यह तब संभव है जब देश बड़ा होता है। इसीलिए छोटे देशों में संघात्मक व्यवस्था नहीं लागू होती, उसमें एकात्मक व्यवस्था लागू होती है। शक्ति का विभाजन 4 भागों के आधार पर किया गया है। आइए हम उसको बारी बारी समझते हैं। इसमें पहला है संघ सूची। संघ सूची को केंद्र सरकार द्वारा चलाया जाता है। इसमें कुल 100 विषयों की चर्चा मिलती है। दूसरा है राज्य सूची। राज्य सूची को राज्य सरकार द्वारा चलाया जाता है। राज्य सूची में पहले कुल 66 विषय था, अभी वर्तमान में इसमें 61 विषय है। इसके 4 विषय को समवर्ती सूची में जोड़ा गया है। चलिए तीसरी सूची देखते हैं, समवर्ती सूची। यह दोनों सरकार द्वारा चलाई जाती है। इसमें पहले 47 विषय थे, वर्तमान में 52 विषय हैं। एक विषय अलग से तथा 4 विषय राज्य सूची का है। केंद्र सरकार का महत्व इसमें अधिक होता है। चौथा है अवशिष्ट सूची। संविधान बनने के बाद अवशिष्ट सूची का निर्माण हुआ। यह खाली पेज है जिसमें संविधान के बाद भविष्य में जो भी नई नई घटनाएं या गणना होंगी उसे इस खाली पेज पर लिखा जाएगा। यह केंद्र सरकार द्वारा चलाया जाता है। इसकी संख्या अनंत है। तो इन 4 सूचियों से हमें यह पता चलता है कि कौन सा व्यवस्था कहाँ काम करेगा, कब केंद्र सरकार काम करेगी, कब राज्य सरकार काम करेगी। चलिए अब हम अनुसूची 8 के बारे में देखते हैं। इसमें भाषा की चर्चा की गई है। संविधान में कुल वर्तमान में 22 भाषा है, पहले यह भाषा 14 थी। अनुसूची 9 बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनुसूची है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। अनुसूची 9 यह भूमि सुधार से संबंध रखता है। संविधान में पहला संशोधन भूमि सुधार से ही किया गया था। यह 1950 में लाया गया था और यह 1951 में लागू किया गया। इसमें यह स्पष्ट लिखा हुआ है, भूमि संबंधित किसी भी कानून में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकती। तो आप इसको याद रखेंगे। हमारा पहला संविधान संशोधन भूमि सुधार संशोधन था जो कि 1951 में लागू किया गया था। आइए अब अनुसूची 10 को देखते हैं। इसमें दल बदल व्यवस्था की चर्चा की गई है। इसमें कोई भी जीता हुआ विधायक सांसद अपनी पार्टी को बदल नहीं सकता। इसको राजीव गांधी के समय 1985 में 52वां संशोधन के तहत जोड़ा गया था। चलिए अब अनुसूची 11 देखते हैं। यह पंचायती राज व्यवस्था से संबंध रखती है। इसे 73वां संविधान संशोधन जो कि 1993 में लागू किया गया, इसके तहत इसे जोड़ा गया था। आइए अब अनुसूची 12 को देखते हैं। इसमें नगर पालिका की चर्चा की गई है। तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल AVS एजुकेशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।
ताकि ऐसी ही बेहतरीन वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहें। मिलते हैं अगले दिन एक और नए वीडियो के साथ, जिसमें हम संविधान का भाग के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।